मूवी की शुरुआत होती है जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। हर समुद्री सतह पर सिर्फ धुआं, खून और खामोशी तैर रही थी। इसी बीच एक अमेरिकी पनडुब्बी को दुश्मन की समुद्री सीमा में गश्त करने का आदेश मिला, लेकिन अचानक उन्हें एक नया मिशन सौंपा गया, कुछ बचे हुए लोगों को बचाना। किसी ने नहीं सोचा था कि ये बचाव मिशन उनके लिए मौत का निमंत्रण बन जाएगा। सन 1943 के अगस्त महीने में अटलांटिक महासागर की लहरों पर एक ब्रिटिश जहाज से 3 घायल सैनिकों को बचाया गया, लेकिन जल्द ही कप्तान को जानकारी मिली कि दुश्मन की एक जहाज उनकी तरफ बढ़ रही है। उन्होंने तुरंत पनडुब्बी को नीचे ले जाने का आदेश दिया ताकि दुश्मन की नजरों से बचा जा सके। जैसे ही पनडुब्बी गहराई में उतरी, एक अफवाह फैल गई, इन तीनों बचे लोगों में एक महिला है। ये बात पूरे जहाज में कौतूहल और उत्सुकता का विषय बन गई। वो महिला एक ब्रिटिश नर्स थी, क्लेयर पेज, जो उस जहाज से जुड़ी थी जहां घायल सैनिकों को प्राथमिक उपचार दिया जाता था। लेकिन 2 दिन पहले उनके जहाज पर हमला हुआ था। दर्जनों घायल सैनिकों में सिर्फ वही 3 बच पाए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में जहाज पर अजीब घटनाएं होने लगीं। तभी अचानक बिना किसी के छुए एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप बज उठा। ओडेल, जो एक युवा ऑफिसर था, उसे बंद करने के लिए दौड़ा, बट इट वॉज टू लेट। उस शोर की वजह से दुश्मन ने उनकी लोकेशन पकड़ ली। तुरंत ही गहराई में धमाके गूंजने लगे। दुश्मन ने समुद्र में विस्फोटक बैरल फेंक दिए। पनडुब्बी जोर जोर से हिलने लगी। हर कोई अपनी जगह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। झटकों के बाद कप्तान ब्राइस ने आदेश दिया कि तुरंत नुकसान का आकलन किया जाए और ये देखा जाए कि इंजन दोबारा चालू किया जा सकता है या नहीं। वहीं इस तनावपूर्ण माहौल में कुछ सैनिकों ने महसूस किया कि जहाज में सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो विज्ञान से परे था और जिसे समझना अब असंभव होता जा रहा था। ग्रामोफोन की आवाज के बाद ब्राइस की टीम को शक हुआ कि किसी ने जानबूझकर ये बजाया। शक की सुई किंग्सली की ओर मुड़ी। क्या उसी ने दुश्मन को उनकी पनडुब्बी की लोकेशन बताई थी? इसी बीच जब तीसरे बचे हुए व्यक्ति शीलिंग्स की चीजें खंगाली गईं, तब पता चला कि वो दरअसल एक साम्राज्यिक सेना का विमानन सैनिक था, जिसे दुश्मन मानकर पकड़ा जाना चाहिए था। कप्तान ब्राइस तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़े। जब वे मेडिकल रूम पहुंचे तो शीलिंग्स पहले से वहां था। ब्राइस उसे मारने ही वाला था, लेकिन नर्स क्लेयर बीच में आ गई। उसने कहा कि उसने ही शीलिंग्स को अपनी पहचान छुपाने को कहा था ताकि उसकी जान बचाई जा सके। हालांकि ब्राइस ने इस पर विचार किया, फिर भी शीलिंग्स को युद्धबंदी मानने की बजाय खत्म करने का फैसला ले लिया। ब्राइस का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने क्लेयर को फटकार लगाई कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई जो पूरे जहाज की जान पर बनाई थी। सजा के तौर पर उसे एक केबिन में कैद कर दिया गया जब तक मिशन खत्म न हो जाए। क्लेयर के पास अब पछताने के अलावा कुछ नहीं था। उसने सिर्फ एक जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब हालात उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। रात होते ही एक बार फिर ग्रामोफोन अपने आप बजने लगा। इसकी तेज धुन सुनकर ब्राइस को एक डरावना एहसास हुआ। क्या शीलिंग्स ने पनडुब्बी की स्थिति उजागर नहीं की थी? फिर कौन था वो जिसने ये किया? कोई अंदर से सबको नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसी रात बंद कमरे में कैद क्लेयर को अपने बिस्तर के नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। डरते डरते उसने नीचे झांका और उसे किसी का पैर दिखा। वो चीख पड़ी। तुरंत कुछ सैनिक उसे बचाने दौड़े और तब पता चला कि ये बस एक खराब मजाक था। ब्राइस ने अपने लोगों को मृतकों का मजाक उड़ाने के लिए डांटा और फिर शवों को सतह पर लाकर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में एक नाविक स्टोनबो जब उस शव के पास गया तो उसे वहां कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। अगले ही पल एक जोरदार आवाज हुई और वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अब उसका यकीन पक्का हो गया, पनडुब्बी में कुछ अलौकिक है, लेकिन बाकी सब उसे पागल समझ रहे थे। उधर कप्तान और उनके लोग पनडुब्बी को सतह पर लाने की तैयारी में थे। वहीं क्लेयर, जो अब कमरे से बाहर निकल चुकी थी, ब्राइस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए गलियारों में घूम रही थी। तभी उसे जमीन पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। जब उसने उसे उठाया तो देखा कि वो ब्राइस की एक डायरी थी। उसमें कुछ ऐसे रहस्य दर्ज थे जो जहाज की सच्चाई खोल सकते थे। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक क्लेयर के सामने अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही उसने उसे बंद करने की कोशिश की, एक जोरदार आवाज ने उसे अंदर तक डरा दिया, लेकिन डर के बावजूद वो अलमारी को खंगालने लगी। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और उसे छुपना पड़ा। ओडेल ने केबिन का दरवाजा खोला और देखा कि क्लेयर कप्तान की कुर्सी पर बैठी थी। उसे डांट लगाई गई और वापस उसके कमरे में भेज दिया गया। उधर ब्राइस और उनकी टीम यह जांच कर रही थी कि क्या सतह पर आना अब सुरक्षित है या नहीं। पिछले हमले में पनडुब्बी को इतना नुकसान हुआ था कि वो सतह से टकरा गई थी। इंजन भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। इसी बीच ब्राइस क्लेयर से मिलने आया। उसे पता चला कि क्लेयर ने उस जहाज के असली कप्तान की डायरी पढ़ी थी। अब ब्राइस को उस पर शक होने लगा। क्या वह सिर्फ एक नर्स थी या कुछ और?
डायरी में लिखा था कि असली कप्तान वेंटिस को और उसकी टीम को एक खास मिशन दिया गया था, एक साम्राज्यिक जहाज का पीछा कर उसे डुबाना। उन्होंने दुश्मन जहाज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नष्ट कर दिया और फिर सतह पर आए। जब उन्होंने पानी में तैरती एक अजीब वस्तु देखी तो वेंटिस ने उसे बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन तभी उसका पैर फिसला, सिर किसी चीज से टकराया और उसकी मौत हो गई। ब्राइस के मुताबिक ये एक हादसा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। ओडेल ने बताया कि एयर सिस्टम में लीकेज की वजह से बिजली के पैनल पर पानी टपक रहा है। कंट्रोल पैनल फेल हो चुका था। इसी दौरान उन्हें पता चला कि बाहर से कुछ लोग पनडुब्बी पर भारी हुक से हमला कर रहे हैं। अंदर समुद्र का पानी भरने लगा। सभी को कॉकपिट छोड़ना पड़ा। जैसे तैसे लूमिस ने इंजन स्टार्ट करने का आदेश दिया और पनडुब्बी को फिर से चलाया गया। सौभाग्य से सभी सदस्य बच गए, लेकिन जल्द ही एक और खतरा सामने आया। पानी के दबाव के कारण तेल लीक हो रहा था। तेल का लीक होना मतलब था कि दुश्मन जहाज हर बार उनके पीछे आ जाएगा। इसका समाधान सिर्फ यही था कि रिसाव को बाहर से ठीक किया जाए। ब्राइस ने गोताखोरी का आदेश दिया और स्वयं सेवकों की तलाश शुरू हुई। आखिरकार 4 लोग ब्राइस समेत समुद्र में उतरे। पानी के नीचे उन्होंने देखा चारों ओर विशाल मंटारे मछलियां थीं, लेकिन जैसे ही फ्लेयर चलाई गई वे गायब हो गईं। टीम ने छेद की ओर तैरते हुए उसका निरीक्षण शुरू किया। इस दौरान 2 दल बनाकर अलग अलग क्षेत्रों की जांच की गई ताकि तेल के रिसाव का सही स्थान मिल सके। वहीं एक तरफ ओडेल ने ओल्ड को एक चौंकाने वाली बात बताई। वो रात जब कप्तान वेंटिस की मौत हुई उसमें कुछ गड़बड़ थी। ओडेल ने कहा, अगर वेंटिस ने पानी में गिरने से पहले ही सिर पर चोट खाई थी तो फिर वो गिरा कैसे? क्या यह हादसा था या कुछ और? होटल ने टीम को बताया कि साम्राज्य के जहाज को नष्ट करने के बाद कुछ मासूम बच्चे किसी तरह जिंदा बच गए थे। ब्राइस उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन कप्तान वेंटिस ने फिर से तोपों से हमला करने का आदेश दिया। पानी में निहत्थे दुश्मनों को मारकर उसने एक अमानवीय निर्णय लिया था, जिसकी वजह से उसकी टीम के कुछ सदस्य उसके खिलाफ हो गए। होटल यही सब सुना ही रहा था कि अचानक उसे अपने सामने एक भूत दिखाई दिया। वह डर के मारे चिल्लाया और गलती से हाथ में पकड़ा भारी हथौड़ा कर्क के सिर पर गिर गया। बाकी सभी नाविक उसके चीखने की आवाज से सकते में आ गए। स्टोनबर और वालिस दौड़कर मौके पर पहुंचे और देखा कर्क की लाश पानी में तैर रही थी। वे डर और सदमे से कांप उठे। जब लूमिस ने पूछा कि कर्क कहाँ है तो पूरे दल पर सन्नाटा छा गया। तभी एक अजीब थपथपाने की आवाज सुनाई दी जो किसी सिग्नल की तरह लग रही थी, लेकिन ब्राइस ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि ये सिर्फ जहाज से टकराने वाली किसी वस्तु की ध्वनि है। अब पनडुब्बी को किसी सुरक्षित देश के बंदरगाह तक पहुंचाने की योजना बनाई गई, लेकिन मुश्किल ये थी कि पेरिस्कोप और सोनार दोनों बर्बाद हो चुके थे। 2 दिन की यात्रा का मतलब था पकड़े जाना। वहीं एक नई अफवाह फैलने लगी कि पनडुब्बी में भूत है। हर कोई अंदर ही अंदर डर रहा था, लेकिन कोई इस बारे में खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ब्राइस इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने आदेश दिया कि बैटरी चार्ज की जाए ताकि दिशा बनाए रखी जा सके और वे कनेक्टिकट के अपने बेस तक लौट सकें। दिशा समायोजित करने के बाद लूमिस ने जैसे ही स्टीयरिंग कंट्रोल संभाला, उसने देखा कि स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा है। 2 लोगों ने मिलकर भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पनडुब्बी तय दिशा के विपरीत चलने लगी। टीम ने मिलकर स्टीयरिंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह पूरी तरह टूट गया। टेक्नीशियन ने इसे हाइड्रोलिक फेलियर बताया, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब पनडुब्बी का दिशा बदलना असंभव था। इस अजीब घटना के बाद पूरी टीम में डर बैठ गया। कुछ का मानना था कि उन्होंने दुश्मन का जहाज नहीं बल्कि गलती से खुद की ही पनडुब्बी डुबो दी थी और अब यह जहाज प्रायश्चित की आग में जल रहा है। पापी नाम के टेक्नीशियन ने इस सब को सिर्फ तकनीकी खराबी बताया और कहा कि इसका किसी अलौकिक शक्ति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जल्द ही पता चला कि पनडुब्बी में नाइट्रोजन का स्तर सामान्य से बहुत कम है। टीम ने इसके कारण का पता लगाने का निर्णय लिया। जैसे ही 3 सदस्य विश्लेषण के लिए एक कमरे में घुसे, कुछ ही मिनटों में लाइट चली गई और वे अंदर फंस गए। इसी बीच होटल ने किंग्सली को एक बैकअप प्लान के लिए बुलाया। अगर पनडुब्बी किसी वजह से मुख्य रूट से नहीं पहुंच पाती तो एक वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए। जब किंग्सली ने नया रूट कैलकुलेट किया तो वह चौंक गया। उन्होंने पाया कि पनडुब्बी उसी जगह पहुंच गई है जहां कभी साम्राज्यिक जहाज डूबा था। अब ने तय किया कि मानचित्र लूमिस को दिखाया जाए, शायद वहीं से इस रहस्य की परतें खुलें। लूमिस ने दावा किया कि यह सब एक इत्तेफाक है, कोई भी अलौकिक शक्ति उन्हें इस रूट पर वापस नहीं ला सकती। लेकिन जैसे ही उसने भूतों की बातों को नकारा, वो खुद विचलित हो गया। तभी कप्तान ब्राइस आया और बातचीत को बीच में रोक दिया, क्योंकि वह चीफ और उनकी टीम से संपर्क नहीं कर पा रहा था। ब्राइस ने ओंडेल और लूमिस को कंट्रोल रूम भेजा। जब वे वहां पहुंचे और दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य डरावना था। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था और उनके साथियों की केवल लाशों के टुकड़े मिले। बैटरियां अब भी चल रही थीं, लेकिन लूमिस को वहां कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसने देखा कि आईने में उसकी हरकतें असलियत से मेल नहीं खा रहीं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो पागल हो रहा है
और जब उसने पलटकर दर्पण की ओर देखा तो उसे विन के भूत का चेहरा दिखाई दिया। इस डर से लूमिस ने होश खो दिया और पनडुब्बी को छोड़कर बिना किसी उपकरण के पानी की सतह तक तैरने लगा। रास्ते में उसका शरीर जहाज की बाहरी सतह से टकराया और वह वहीं खत्म हो गया। ब्राइस जब लूमिस का सामान खोजने लगा तो उसका सामना भी विन की आत्मा से हुआ। उस पल उसे यकीन हो गया कि पनडुब्बी पर कोई अलौकिक शक्ति हावी है और शायद अब उसके लोगों के जिंदा लौटने की कोई उम्मीद नहीं बची। इधर प्लेयर इस सोच में डूबा था कि आखिर कप्तान की मौत कैसे हुई। उसे लगने लगा कि शायद होटल सही था, सभी लोग मारे जा चुके हैं। स्टंपो ने भी उम्मीद खो दी, लेकिन प्लेयर ने उसे जोर का थप्पड़ मारा, यह साबित करने के लिए कि वे अब भी जिंदा हैं। अलग होकर उन्होंने चर्चा की और अनुमान लगाया कि ये सब एक दुर्घटना नहीं थी। उन्हें शक था कि शायद ब्राइस और लूमिस ने मिलकर कप्तान को मार दिया, क्योंकि हर किसी के पास उसे हटाने की कोई न कोई वजह थी। लूमिस को एक पदक मिलने वाला था, ब्राइस को कमांड मिलने वाली थी और कर्क की एक बेटी थी जो उसका इंतजार कर रही थी। इन सबके पास जिंदा लौटने के लिए बहुत वजह थी, इसलिए उन्होंने वेंटिस को हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके आदेश पूरी टीम को मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। ओडेल और वॉलेस ने पनडुब्बी का नियंत्रण फिर से हासिल करने की योजना बनाई। वॉलेस का मानना था कि इस सब का कारण विन की आत्मा है, जो मरने से पहले अपना जहाज नहीं डुबो पाया और अब बदले की आग में जल रहा है। जब क्लेयर अकेले ही कप्तान के केबिन में गया तो उसे नेविगेशन लॉग्स में कुछ नया मिला। एक हालिया एंट्री जो ब्राइस ने खुद लिखी थी। उसमें लिखा था कि साम्राज्य के जहाज पर विस्फोट हुआ, फिर वह डूब गया और जब ब्राइस और उसके साथी सतह पर स्थिति देखने गए तो उन्होंने सैकड़ों लाशें तैरती देखी। तब उन्होंने जो थोड़े बहुत लोग बचे थे उन्हें भी मार डाला। अब ब्राइस को डर था कि अगर यह सच सामने आ गया तो उस पर सारा दोष आएगा, इसलिए उसने कप्तान को हटाया, क्योंकि असली गलती उसी की थी। आखिरी में जब पनडुब्बी अपने अंतिम गंतव्य जेम्सअप की ओर पहुंची तो इंजन अचानक बंद हो गया और पनडुब्बी डूबने लगी। लेकिन ओडेल और बाकी टीम ने मिलकर हालात पर काबू पाया और पनडुब्बी को फिर से सतह पर लाने में कामयाब हो गए। एक लीवर खींचते समय उड़ते हुए एक औजार ने वॉलेस को गंभीर चोट पहुंचा दी। सिर में गहरी चोट लगी। तभी रडार जांचते हुए वॉलेस ने देखा कि पास में एक जहाज है। ओडेल ने तुरंत उसे रेडियो सिग्नल भेजने को कहा ताकि ये पता चल सके कि वो जहाज दोस्त का है या दुश्मन का। उसी वक्त ब्राइस वहां पहुंच गया। उसने सबको अब तक किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही कहा कि वो अब पूरी तरह ठीक है और फिर से कमांडर की जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। फिर उसने वॉलेस को आदेश दिया कि किसी भी हाल में पनडुब्बी की लोकेशन उजागर न की जाए, ताकि दुश्मन को आत्मसमर्पण का मौका न मिल सके। टॉर्नर को महसूस हुआ कि ब्राइस अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूरे क्रू को बलिदान कर सकता है। उसने उसका सामना करने की ठान ली। जब युवा ने उस जहाज से मदद मांगने का आदेश दिया तो 22 नाम के व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और सारे रेडियो उपकरण भी नष्ट कर दिए। क्लेयर को अब साफ समझ आ गया कि कप्तान पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसने तूफान के बीच बाहर जाकर उस जहाज का ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया, लेकिन 22 ने उसका पीछा किया और धमकी दी कि अगर उसने आदेश नहीं माने तो वो गोली चला देगा। अपनी जान खतरे में डालकर भी क्लेयर ने उसे समझाने की कोशिश की कि कप्तान को हटाना पूरी टीम को मारने से कहीं बेहतर है। तभी नर्स ने कप्तान के हाथ में लालटेन देखी और सोचा कि उसका इस्तेमाल करके दूसरी नाव का ध्यान खींचा जा सकता है। जेम्स बर्ग के क्रू को मारने के अपराधबोध में ब्राइस ने सहयोग करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह लालटेन सौंप रहा था उसने अचानक लालटेन को समुद्र में फेंक दिया और खुद को खत्म कर लिया। उधर ओडेल ने बंदूक उठाई और जहाज का ध्यान खींचने के लिए आसमान में गोली चलाई। जैसे ही सुबह हुई सभी बचे हुए लोग सतह पर आ गए। सौभाग्य से सामने खड़ा जहाज दुश्मनों का नहीं बल्कि नेशनल नेवी का था। इस तरह उन्हें युद्ध बंदी बनने की नौबत नहीं आई और सभी लोग बच गए। क्लेयर को खुशी थी कि अब वह उस भुतहा पनडुब्बी से बाहर आ चुका है। सबने देखा कि वह पनडुब्बी समुद्र में डूब रही है। अब जब कप्तान की आत्मा को शांति मिल गई है, यह जहाज हमेशा के लिए जेम्स बर्ग के साथ समुद्र की गहराइयों में विश्राम करेगा और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी उस रहस्यमयी पनडुब्बी की कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।